हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस क्या होता है वो पढ़ा था। ठीक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पूरा डिस्कस किया था। वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, और एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो उसी फॉर्मूले में बेस्ड कुछ हम कंडीशंस देख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है, तो वही हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले इंटरफेरेंस पे बेस्ड। तो पहला पॉइंट है हमारा, व्हेन इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। अगर आपका इंटरफेरेंस क्या हो, कंस्ट्रक्टिव हो, तो आपको पता है कि cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर? 1 लिखी हुई है। और हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। द वैल्यू ऑफ cos फाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं किसका बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r max which is the maximum amplitude which is equals to a plus b। दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा जो रिजल्टेंट वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। तो I max is directly proportional to r square max। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या लगाते हैं? k एंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। बताओ जरा वैल्यू ऑफ r स्क्वायर क्या होगी? r स्क्वायर की वैल्यू होगी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। तो अपने पास r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं r स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल? a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाते हैं, रूट लग जाता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आता है? a प्लस b। बट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा? k a प्लस b का होल स्क्वायर। ये जो आपको इंटेंसिटी याद रखनी है किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? k a प्लस b का होल स्क्वायर। When interference is destructive, अगर आपका इंटरफेरेंस क्या हो? डिस्ट्रक्टिव हो, तो आपको मालूम है cos फाई की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आ गया cos फाई इज इक्वल टू -1। अगेन फॉर्मूला यूज किया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। फाई की वैल्यू -1, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर से रूट हट गया, क्या आ गया? r मिनिमम इक्वल्स टू a माइनस b। तो I मिनिमम की वैल्यू क्या होगी आपके पास? k a माइनस b का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं I मैक्स और I मिनिमम का, तो क्या होगा? k a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन k a माइनस b का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो रेशियो आया वो आया a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे आपके। ठीक, अगर दो वेव जो सुपर इंपोज हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम हो दोनों वेव का, तो b किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दिस केस? a प्लस b आया था हमारे पास, देख सकते हैं r मैक्स किसके इक्वल आया था? a प्लस b, और b की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप? a। तो a प्लस a कितना आ गया? 2a। तो एम्पलीट्यूड डबल हो गया हमारा। r मिनिमम की बात करेंगे तो r मिनिमम कितना आएगा? a माइनस b, b की जगह a पुट करिए, a माइनस a किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल पुट हो गया। तो I मिनिमम की वैल्यू 0 हो गई और I मैक्सिमम अपना डबल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब डार्क फ्रिंज विल बी कंप्लीटली डार्क। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी 0 हो गई किसी लाइट की, तो वहां पे आपको कुछ नजर आएगा क्या? कुछ नजर नहीं आएगा, कंप्लीटली आपको डार्क दिखेगा। और जहां पे लाइट मैक्सिमाइज हो रही है वहां पे प्रॉपर आपको लाइट देखने को मिलेगी। उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम?
ब्राइट फ्रिंज। तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया और थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपका। जो लाइट आप सुपर इंपोज कर रहे हैं, दो वेव को सुपर इंपोज कर रहे हैं, अगर उन दोनों वेव की इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर सेम है तो क्या होगा, I1 is equals to I2 which is equals to I। तो जनरल फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या आएगा, I1 plus I2 plus 2 रूट I1 I2 cos phi। और I1 किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है, और दोनों को क्या लिख सकते हैं आप, I। तो I1 की जगह I, I2 की जगह I, I1 I2 की जगह भी I। तो I plus 2 I स्क्वायर, अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, बोलो। तो ये आ जाएगा I plus 2 I into I स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा cos phi which is equals to I plus I, 2I plus 2 I cos phi। क्या कॉमन आ रहा है, 2I कॉमन आ रहा है, 1 प्लस cos phi बचा। अब यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, उस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, k 4I cos स्क्वायर 5/2। इस टर्म को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करी है हमने, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि अगर दो वेव की इंटेंसिटी, जो दो लाइट आप सुपर इंपोज कर रहे हैं, दो वेव सुपर इंपोज कर रहे हैं, अगर उनकी लाइट की इंटेंसिटी अगर सेम है तो आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, k 4I cos square 5/2। This is a general expression for intensity of light when the two wave are equal intensity of light, or clear। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, k 4I cos square 5/2। ये 1 प्लस cos phi की आइडेंटिटी यूज करके ये फॉर्मूला आया है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ W1 and W2 are width of two slits। अगर जो हम दो स्लिट यूज करते हैं 0.5 mm की, अगर उनकी विड्थ सपोज करें कोई नंबर ना मान करके अगर हमने W1 और W2 मान लिया, तो हमारे पास एक रिलेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के लिए। तो वो रिलेशन है W1 विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट, विड्थ ऑफ सेकंड स्लिट, जो हम दो स्लिट लेते हैं उनका जो रेशियो है वो इंटेंसिटी के इक्वल आता है, उनका रेशियो। मतलब इंटेंसिटी किसकी, एक वेव की दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2, तो इन दोनों का जो रेशियो I1 और I2 का रेशियो किसके इक्वल, W1 अपॉन W2 के इक्वल। ये रेशियो भी किसके इक्वल आता है, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर के। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बट एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 व्हिच इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, जो ये कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर कैसे करेंगे। आपको अगर ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंसिडरेशन। आपको मालूम है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया था, जो उसकी उस टाइम जो एनर्जी थी और जो सामने स्क्रीन पर जो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, उसकी जो एनर्जी है, क्या वो दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी क्या? तो इसका आंसर होगा नो। एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इंटरफेरेंस में क्या डेफिनेशन लगाई थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। उसी एनर्जी को हमने दूसरी तरीके से यूज किया था। बट टोटल एनर्जी की बात करी जाए या एवरेज एनर्जी की बात करी जाए तो वो हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। स्क्रीन के पैटर्न पे भी वही एनर्जी होगी और जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसकी एनर्जी भी वही होगी। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? यहां मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, नो एनर्जी इज बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट की गई है और ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। इसका एक छोटा सा प्रूफ देखा हमने, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंसिडरेशन टॉपिक का नाम है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम। तो आप बोलेंगे सर अभी हमने निकाला I max, कितना निकाला I max, k a plus b का होल स्क्वायर। फिर हमने I minimum निकाला, तो I minimum की वैल्यू कितनी है, k a minus b का होल स्क्वायर। अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, I max plus I minimum को 2 से
डिवाइड कर देंगे, आई मैक्स की वैल्यू पुट करी, आई मिनिमम की वैल्यू पुट करी, 2 से डिवाइड कर दी मैंने, ठीक। यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आप घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आपके पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास लास्ट में जो टर्म आएगा एवरेज इंटेंसिटी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी एवरेज इंटेंसिटी, k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी। इसका मतलब इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस, इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज और सिंपली टू सोर्सेज एट एवरी पॉइंट इन द स्क्रीन वुड बी, क्या होना चाहिए, अगर इंटरफेरेंस नहीं हो, अगर इंटरफेरेंस नहीं हो तो अगर इन दो जो हमारे पास लाइट है उनकी इंटेंसिटी को डायरेक्ट अगर आप ऐड कर दें, दोनों की इंटेंसिटी को अगर आप ऐड करें तो क्या आएगा, I1 किसके इक्वल होता है, k स्क्वायर के इक्वल, I2 किसके इक्वल होता है, k b स्क्वायर के इक्वल। तो k कॉमन आ गया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज सेम एज I एवरेज इन द इंटेंसिटी पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं समझा देता हूं इसको आपको। अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो दो वेव की जो इंटेंसिटी है अगर उनको आप ऐड करें तो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर इंटरफेरेंस हुआ तब हमने जब एवरेज इंटेंसिटी निकाली तब भी फॉर्मूला क्या आ रहा है, k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर इंटरफेरेंस होता तब भी इंटेंसिटी उतनी होती और अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तब भी एवरेज या टोटल इंटेंसिटी आपकी सेम रहेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है। एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं तो आप कह सकते हैं नो एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस। आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है चीज कि अगर इंटरफेरेंस होता तब भी हमारे पास फॉर्मूला वही आया है इंटेंसिटी का, और इंटरफेरेंस अगर नहीं होता सिंपली मैंने इनको ऐड किया दोनों लाइट की इंटेंसिटी को, तब भी फॉर्मूला वही आया है। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इन पे बेस आते हैं, बनते हैं। समझ में आ रही बात। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं और हो सकता है इस साल बोर्ड में वो डेरिवेशन आ जाए। हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ओके बेटा, ओके।